हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हैं, यू कैन ऑलवेज लेट मी know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Or see, it's very important for me to continue with this initiative given the fact that the channel is really not doing very well of late. तो आप प्लीज किसी भी तरह से अगर लाइक कर सकते हैं वीडियो तो प्लीज करिए, because that's the only way the YouTube would recognize that the videos are helping you out and it will push the videos further. Okay, so let's get started. Profit minded educational trusts कैन नॉट गेट टैक्स रिलीफ। अब देखिए क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट येट वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दिस कैन एक्चुअली कम एज अ स्टेटमेंट इन योर एग्जाम्स। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट जो किसी तरह की एक फैक्ट की तरह आती है, जैसे प्रिवेसी के मामले में या आधार जजमेंट, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वेंसडे को कि देखिए कोई भी सोसाइटी, कोई भी फंड, कोई भी ट्रस्ट या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये कहते हैं कि हम चैरिटेबल पर्पस पे हमने खुद को एस्टैब्लिश किया है और हम एडुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए खुद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उनका जो कंसर्न होना चाहिए वो सोली एडुकेशन पे होना चाहिए। अगर उनको एग्जेम्पशन चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत। देखिए आप बहुत बारी ये इस तरह के मिथ्स फैलाए जाते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हमेशा यूपीएससी में गलत होंगी, विच इज रॉन्ग। यूपीएससी इज ऑफ कोर्स डूइंग अ लॉट अबाउट इट। जो उनको लगने लग पड़ा है कि अब इस तरह के मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं बातें, वो इसको डिमिनिश कर रहे हैं बाय कमिंग अप विद एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। तो इफ आई रीड इट, यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट कैसे पूछी जा सकती है, okay, so that any fund, society, trust or institution claiming to have been set up for the charitable purpose of education should be solely concerned with education to claim exemption under section 10 क्लॉज 23C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब अगर आप एडुकेशन का बोल के आ रहे हैं तो आप एडुकेशन ही फैलाएं, आप किसी और काम में इंडल्ज्ड होते नहीं दिखने चाहिए हमें, अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए इनकम टैक्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रॉफिट माइंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई आप आते हैं चैरिटेबल पर्पस पे, फिर आप प्रॉफिट मेकिंग में इंडल्ज हो जाते हैं, तो आप एग्जाम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। ये एक 3 जज बेंच द्वारा दिया गया वर्डिक्ट है जिसको हेड किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने। ऑलराइट, अब देखिए क्या हुआ है, मिस्टर मोदी ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं डेफ एक्सपो पे। आपको पता है ये इंडिया और अफ्रीका की जो डिफेंस एग्जीबिशन समिट चल रहा है, उसके दौरान मिस्टर मोदी ने कुछ ऐसे कमेंट्स दिए हैं जो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म रेज किया है। स्पेशली कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने एक कंसर्न ऐसा रेज किया है जो एक एथिकल डिलेमा भी बन के सामने आता है कि क्या एक कंट्री का जो पावर है वो किस टर्म्स में आप देखते हैं। ज्यादा वेपनाइजेशन के टर्म्स में, अगर ज्यादा आप पावरफुल हैं तो मतलब आपके पास ज्यादा वेपन्स होने चाहिए, या फिर जो कंट्री सबसे ज्यादा पीस को प्रोपोगेट करती है वो कंट्री ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एवर परसिस्टेंट, क्योंकि आप इंडिया की जर्नी देखेंगे ना तो इंडिया की जर्नी में ही ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वी हैव ऑलवेज बीन प्रोपोगेटिंग peace, non-nuclear proliferation, non-violence, but at the same time we are developing these weapons as well. We are also indulged, दो द फैक्ट इज कि हम खुद से कभी भी पहल नहीं करते किसी भी तरह के डिस्प्यूट की, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आप उठा के देखेंगे तो यही कहता है कि अगर हम पे कुछ आप करेंगे, अटैक करेंगे, तो हमारा रिस्पॉन्स हमेशा न्यूक्लियर के साथ, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ही होगा। आप हम पे बायोलॉजिकल वेपन्स, आप हम पे केमिकल वेपन्स छोड़ेंगे, आर रिस्पॉन्स विल बी न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर ओनली। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा है। तो हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट ऐसी थी मिस्टर मोदी की जिसने काफी क्रिटिसिज्म रेज किया है। ऑलराइट, देखिए क्या हुआ है, हाईलाइटिंग द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत बार, अब 4th लिस्ट आ गई है कि बहुत सारे एक्सपोर्ट जो हम पहले इंपोर्ट किया करते थे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को, अब हम उसे एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। इफ नॉट एक्सपोर्ट, एटलीस्ट हम उसको डोमेस्टिकली, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करेंगे। तो कुछ कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर देंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो ये बहुत सारी चीजें मिस्टर मोदी ने हाईलाइट की है अपने
स्पीच में। ऑलराइट, उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि पास्ट में तो हम पिजन्स छोड़ा करते थे, कबूतर उड़ाया करते थे, लेकिन अब तो टाइम ऐसा है, नए भारत का टाइम ऐसा है कि चीताज रिलीज किए जाते हैं। तो देखिए, इस पे एक बीएसपी के एमपी ने ये कहा है कि ये जो रिमार्क है ये तो आप मतलब मजाक उड़ा रहे हो। महात्मा गांधी का जो मैसेज था पीस का, नॉन वायलेंस का, उसके अगेंस्ट जा रहा है आपका ये तो। मतलब इंडिया, न्यू इंडिया इज द काइंड ऑफ इंडिया जहाँ पे सबसे ज्यादा आप पावर का मतलब ही मस्कुलर पावर हो जाएगा शायद, या वायलेंस हो जाएगा, है ना। पीस वाली इंडिया, न्यू इंडिया का मतलब ये है क्या, पीस को हमने वी हैव गिवन अप ऑन पीस नाउ। ओके, तो ये मिस्टर मोदी के जो रिमार्क आए हैं डेफ एक्सपो 2022 पे। ऑलराइट, तो इन्होंने बोला है कि क्या न्यू इंडिया प्रमोट करेगा एक वायलेंट मस्कुलर गवर्नमेंट जैसे चाइना कर रहा है? क्या सिमिलर मैसेज आप देना चाहते हैं अपने यहाँ के लोगों को भी? ऑलराइट, क्योंकि चाइना का भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जापानीज इंपीरियलिज्म चाइना ने सहा है एक टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए बार बार वो कहते हैं ना कि हम पास्ट की ह्यूमिलिएशन को दोबारा दोहराने नहीं देंगे, क्योंकि हम अब नई चाइना है, नया पावर है हमारे पास। तो बार बार वो जापानीज इंपीरियलिज्म में जब उनको ऑक्यूपाई किया गया था उसी को बार बार रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने चाइना से पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं। वी हैव टू वर्क फास्ट टू सॉल्व चैलेंजेस इन स्पेस टेक, मोदी। ऑलराइट, अब हम देखते हैं बाकी इनके एड्रेस के क्या कंपोनेंट्स थे। ऑलराइट, इन एन एम्बिशियस एफर्ट टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द थ्री सर्विसेज इन दिस। अब देखिए बात क्या है, एक तो बहुत बड़ा कंसर्न भी है ये कि स्पेस जो सेक्टर बचा है, अब स्पेस एक ऐसा एरिया है शायद वो वेपनाइज ना हो जाए आने वाले टाइम में। सारी कंट्रीज एक स्पेस वॉरफेयर, क्योंकि अब भारत मतलब भारत है, बाकी देश है, यहाँ जितना लैंड पे तो लड़ाई हो रही है सो हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब जब लैंड कम पड़ जाएगा तो फिर आप ऊपर जाके लड़ना शुरू करोगे, क्योंकि वो अभी ऐसा एरिया है जो थोड़ा अनएक्सप्लॉयड है, बहुत हद तक अनएक्सप्लॉयटेड है, ठीक है। तो ये चीज, अब बात क्या है, हम चाह रहे हैं कि हम स्पेस डोमेन में जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करें, स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करें। कि हमने जो मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया है उसके तहत मिस्टर मोदी ने ये बोला है, ठीक है। मिशन डेफ स्पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स आप जरूर देखिएगा जब भी एक डिटेल्ड मैनर में इसके कंपोनेंट्स आएंगे। ऑलराइट, यहाँ पे साथ साथ में इन्होंने रिलीज किया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फोर्थ डिफेंस इंडिजिनाइजेशन लिस्ट एट दी ऑन गोइंग डेफ एक्सपो 2022, जिसमें बेसिकली 101 आइटम्स जो डिफेंस आइटम्स या इक्विपमेंट्स आप कह सकते हैं, वो हम पहले जो इंपोर्ट किया करते थे बाकी कंट्री से, उन्हें अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आज लिस्ट आई है तो कल से अब कल से फिर इंपोर्ट बंद हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन टाइम लाइन्स के बाद मैन्युफैक्चर यहाँ पे स्टार्ट होगा। इट्स नॉट एज पॉसिबल एज वी थिंक अबाउट इट, इतना क्विकली नहीं हो सकता। ऑलराइट, अब ये चीज यहाँ पे लिखी है मिस्टर मोदी ने काफी हाईलाइट करते हुए कि स्पेस के डोमेन में हम कैसे ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर मोर देन 60 डेवलपिंग कंट्रीज जो जिसके साथ इंडिया अपनी स्पेस साइंस को शेयर करती है। देखिए, हमने अफ्रीकन इस समिट पे ये बात क्यों बोली है, क्यों हमने डेफ स्पेस यहीं पे लॉन्च किया, क्योंकि जो अफ्रीकन जो नेशंस हैं वो बेसिकली हम उनसे बहुत ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, या फिर वो बहुत हद तक हमें अपना लीडर मानते हैं। साउथ साउथ सॉलिडारिटी को अगर कोई लीड करता है वो इंडिया है, ठीक है। हमने कभी भी, जो वेस्टर्न नेशंस हैं स्पेशली जो यूएसए है, वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर ही नहीं करता भारत के साथ, कभी भी नहीं, क्योंकि दे बिलीव कि हम फिर खुद मैन्युफैक्चर करने लग पड़ेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस तो कम ही हो गई ना वेस्टर्न कंट्रीज की फिर। लेकिन इंडिया ने ऐसा कभी बिलीव नहीं किया। इंडिया ने हमेशा म्यूचुअल डेवलपमेंट में बिलीव किया है। अगर हम खुद कुछ सीखते हैं तो हम साउथ एशिया को या फिर बाकी जो डेवलपिंग या डीकोलोनाइज नेशंस हैं उनको भी हेल्प करते हैं, उन्हें भी सिखाते हैं ताकि वो खुद से ऑटोनमसली डेवलप कर सके। ऑलराइट, तो यही यहाँ पे एक और चीज एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए साउथ एशिया सैटेलाइट का, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि हम कैसे स्पेस डोमेन में हम कैसे हेल्प कर रहे हैं। आप देखिए, आपको थोड़ा सा साउथ एशिया सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज मेंशन दिस एग्जाम्पल, क्योंकि ये बेसिकली जो साउथ एशिया सैटेलाइट है जिसे हम GSAT-9 कहते हैं, ये जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस एंड मीट्रोलॉजी सैटेलाइट है जिसको इसरो ने बनाया था। तो आप सोचिए कि ऑब्वियसली जो साउथ एशियन रीजन है उसमें भी इसरो ही तो लीड कर रहा है। तो इस जिसे हम सार्क सैटेलाइट भी कहते हैं, तो बहुत ये जितनी भी 8 कंट्रीज हैं काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल फैसिलिटीज़ को अवेल करती हैं। जिस तरह से जो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जिस तरह से सिग्नल्स भेजता है, और पैटर्न मेकिंग कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प करना है, किसी तरह का सीज कैसे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि अगले साल तक हम देखेंगे जो 10 नेशंस हैं, आसियान कंट्रीज जो हैं 10, दे विल ऑल्सो गेट रियल टाइम एक्सेस टू इंडियाज सैटेलाइट डेटा। और सिर्फ यही नहीं है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या साउथ एशियन नेशंस ही हमसे हेल्प मांगते हैं या हमारे सर्विसेज को अवेल करते हैं, इनफैक्ट यूरोप और अमेरिका तक हमारे सैटेलाइट डेटा को यूज करते हैं। और साथ में हमने कमर्शियल डेवलपमेंट इतनी कर ली है स्पेस के डोमेन में, आपको ये बात पता है, जो हमारा PSLV है, जो लॉन्च व्हीकल है, जो रॉकेट है, उसको कितना ज़्यादा हम कमर्शियल डील्स साइन करते हैं कि अगर किसी कंट्री को अगर अपनी लॉन्च करवानी हो बहुत सारी सैटेलाइट्स एक साथ, तो हम डील साइन करते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स हमारा PSLV ऊपर लेके जाता है और अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में उसे प्लेस कर देता है। ऑलराइट, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ हम स्पेस डोमेन में ऑलरेडी वी आर डूइंग अ लॉट। ओके, एक और चीज जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, सीनियर ऑफिशियल, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्पेस वॉरफेयर का भी एक कंसर्न है, पर एक सीनियर ऑफिशियल ने भारत के ये बोला है, एक्सप्लेन किया है, देखिए आप इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को डेवलप करना भी नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं है कि हम स्पेस के लिए कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के स्पेस वॉरफेयर के लिए कुछ डेवलप करें, बल्कि हम एनेबलिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं। देखिए कोई भी सर्विस या कोई भी टेक्नोलॉजी एनेबलिंग तब होती है जब आप उनको अच्छे कामों के लिए, अगर आप फार्मर्स को SMS के थ्रू ये पहुंचा देते हैं सैटेलाइट डेटा को इकट्ठा करके कि देखिए आज जो है बारिश होने वाली है या आज नहीं होने वाली, या फिर आप जो फिशरमैन हैं उनको ये बता देते हैं सैटेलाइट डेटा के माध्यम से कि देखिए आज आप उस जगह पे प्लीज फिश कैच करने मत जाइएगा क्योंकि जो सीज हैं वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट लग रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज एन एनेबलिंग सर्विस, इजंट इट? तो हमारा सिर्फ मकसद इतना ही है। Alright, Rustam 2 UAV to complete user trials by August 2023। अब देखिए क्या है रुस्तम 2, आपको पता है ये एक इंडिजिनस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी कि जिसे हम मेल कहते हैं, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, और ये अपने यूजर ट्रायल्स को कम्प्लीटली पूरा कर लेगा अगस्त 2023 तक। ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रुस्तम 2 को लाया क्यों गया था। तो रुस्तम 2 एक सर्वेलेंस ड्रोन है, सबसे पहले तो ये चीज। अगर आप देखेंगे हमारा जो लद्दाख रीजन है उसमें अचानक से जब एक LAC स्टैंड ऑफ हो गया था, जब चाइना ने हम पे आके अटैक किया, गलवान वैली क्लैश हुआ, उसके बाद हमने इजरायली ड्रोन्स, इजरायली UAVs जो हैं जिसे हम हेरॉन कहते हैं, HERON, हमने वो डिप्लॉय किए वहां पे। लेकिन बात ये है कि फिर ये चीज ये दिखाता है कि हम कितना ज्यादा रिलाई करना पड़ जाता है हमें इन तरह के जो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं जो एयरक्राफ्ट उन पे, तो इसीलिए हम इंडिजनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हेरॉन की रिप्लेसमेंट कह सकते हैं हम, रिप्लेसमेंट नहीं तो एटलीस्ट सप्लीमेंट ये हेरॉन को ही करेगा। ठीक है, ये जो रुस्तम है ये सर्वेलेंस के लिए ही, कि कैसे हमारा एनिमी कहाँ पर है, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को देखता है, सर्वेलेंस करता है उन सारी जिसे हम रिकॉनेसेंस कहते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे चाइनीज अभी कितने पास आ गए पिछले हमारे अग्रीड बॉर्डर के, ऑल ऑफ दैट, कि कहाँ से ट्रूप्स आ रही है, कहाँ पे टेंट्स लगे हैं, ये सारी तरह की चीजें। ठीक है, तो अब एक चीज तो जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जो हमारा सीपेक पाकिस्तान और चाइना आपस में बना रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो नेशनल हाईवेज और ये सब वगैरह वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उधर भी चाइना ने भी जो हमारा रुस्तम है उसी का एक इक्विवेलेंट है लूंग 2, LOONG। तो उन्होंने भी वो बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए हुए हैं जो क्या करते हैं कि गवादर पोर्ट और उसकी सर्वेलेंस करते रहते हैं कि कोई एनिमी तो यहाँ पे नहीं आ रहा हमारे रीजन में, या कोई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो खराब नहीं कर देगा, एंड ऑल ऑफ दैट। इसलिए हमें भी रुस्तम चाहिए था, हमने रुस्तम बनाया। ओके, तो अब आप सोचेंगे ये रुस्तम, नाम हमने रुस्तम क्यों लिखा। देखिए आपको पता होना चाहिए, एक था लाइट कनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट LCRA जो हमने डेवलप किया था, पर जिनके द्वारा वो डेवलप किया गया था, जिस टीम द्वारा, उनके जो लीडर थे प्रोफेसर रुस्तम दमानिया, 1980s की बात है, उनके नाम पे बेसिकली ये इसका नाम रखा गया है। तो उन्हीं का जो ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया था उस टाइम पे, उसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये सब कुछ बनाया गया है रुस्तम। ऑलराइट, हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज पे अगर कोई और आर्टिकल बचा है तो फिर उसके बाद हमें इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करना है। कंट्रोवर्शियल UK होम सेक्रेटरी श्यूला ब्रेवरमैन क्विट्स एम्बैटल ट्रस्ट गवर्नमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जब डिस्कस किया था ब्रेवरमैन के बारे में तब मैंने आपको बताया था कि कैसे ये जो होम सेक्रेटरी थी कितना ज़्यादा एंटाई इमिग्रेशन थी। तो मैंने आपको बताया था इट इज़ वेरी आयरॉनिक क्योंकि ये खुद इंडियन
पेरेंट्स की एक प्रोजनी है, उसके बाद भी ये कितना ज़्यादा माइग्रेशन के खिलाफ, जो यूके और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील साइन होने वाली है, इसके खिलाफ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आया ही ब्रेवरमैन के थ्रू था। उन्होंने कहा था देखिए मैं तो इस ट्रेड डील पे बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। जो इंडियंस क्या करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके इतना ज़्यादा ओवरस्टे करते हैं और हमारे रिसोर्सेज को खाते रहते हैं। सो आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू साइन दिस ट्रेड डील अगर इसमें माइग्रेशन वाला कॉम्पोनेंट होगा तो। ठीक है, एंड इट वॉज वेरी आयरॉनिक क्योंकि आपके भी पेरेंट्स ने वही किया था और आप बिल्कुल वही जिस चीज़ की आप अपोज कर रहे हो आप उसी से बेनिफिट होके आज वहाँ के मेंबर बने हो, आप होम सेक्रेटरी बने हो इतनी ऊंची पोजीशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ तो इसीलिए इम्पोर्टेंट था। अब इन्होंने बेसिकली क्विट कर दिया है, रिजाइन कर दिया है लिज ट्रस की गवर्नमेंट को। लिज ट्रस की गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, अगर गिर नहीं सकती तो एटलीस्ट बहुत क्रिटिसिज्म उनको मिल रही है। आप जानते हैं किस तरह से पूरी मार्केट डूम हो गई जैसे वो एक इकोनॉमिक प्लान के साथ आए जहाँ पे ये था कि 45% जो टैक्स भरते हैं, 45% वाला जो टैक्स ब्रैकेट है उसको उन्होंने बोला था कि हम वो ब्रैकेट्स का मतलब हटा देंगे और बड़े बड़े जो, ताकि हम बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा पाए वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि हम कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं बढ़ाएंगे ताकि कॉर्पोरेटाइजेशन अच्छे से चल पाए एंड ऑल ऑफ दैट, जिससे लोगों को ये लगा कि इनका ध्यान तो है ही नहीं, एनर्जी इंपोर्ट बिल्स बढ़ रहे हैं, हमारा लाइवलीहुड इतना ज़्यादा खराब हो रहा है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा, इनका ध्यान कहाँ पे है, कॉर्पोरेट्स पे है। तो ओके, कॉन्फिडेंस गिर गया सरकार पे। जब आप इतना आपका रेवेन्यू जब कम हो जाएगा, जब आप टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम देखिए आपको भी लगता है कि हमसे सरकार बहुत ज़्यादा कितना टैक्स भर देते होंगे हम लोग, हम तो बहुत कॉमन लोग हैं। ठीक है, असली रेवेन्यू है जो सरकार का वो कहाँ से आता है, जो बड़े टैक्स ब्रैकेट्स वाले जो लोग हैं। ठीक है, जब आप वहां से टैक्स ही लेना बंद कर दो तो कितने यूरो, कितने बिलियन यूरो का एक वॉइड क्रिएट हो रहा था, वो सरकार के पास कहाँ से आप फिल करोगे, कहाँ से? तो इसीलिए तो मार्केट को लगा कि तो सरकार ही डूब जाएगी एक टाइम पे, इसीलिए। ठीक है, तो अब देखिए ब्रेवरमैन ने फाइनली रिजाइन कर दिया है। राइट, इन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि देखिए ऐसा प्रिटेंड करना कि हमने मिस्टेक्स नहीं की है, फिर उसके बाद ये चीज कैरिंग ऑन एज इफ everyone can't see that we have made them and hoping that things will magically come right is not serious politics। ये serious politics ट्रस्ट गवर्नमेंट की बिल्कुल नहीं, ट्रस्ट गवर्नमेंट की चल रही, क्योंकि ऐसा प्रिटेंड करना हमारी कोई गलती नहीं हुई, फिर उसके बाद आपको लग रहा है आपकी गलतियां किसी को दिख नहीं रही, आप यू विल कैरी ऑन एज यू वर कैरिंग ऑन। ठीक है, तो इन्होंने बोला आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई रिजाइन। इनका देखिए हिंट उस चीज पे है कि इकोनॉमिक प्लान जब आप लेके आए तो उसके बाद भी आप वो प्लान इनको बहुत ही घटिया लगा उसके अंदर। ठीक है, इतनी सारी क्रिटिसिज्म भी मिली, आपने उसमें कुछ कुछ कह दिया कि ठीक है हम कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह चीज़ नहीं हटाएंगे, पर फिर भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं और वो मिस्टेक है एक, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और यू आर कैरिंग ऑन विद दैट। तो यही इन्होंने कहा इट्स नॉट करेक्ट। अब हम देखते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का, डोंट फोर्स द वोट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्यूसडे मॉर्निंग को अचानक से जो SY कुरैशी जो हमारे फॉर्मर CEC हैं, व्हेन ही वोक अप टू द शॉकिंग न्यूज इन द इंडियन एक्सप्रेस के जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने साइन किए हैं कुछ MOUs को 1000 कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ, ताकि जो कॉर्पोरेट हाउसेस क्या करेंगे, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो उनकी वर्कफोर्स है वो वोट डाल रही है नहीं डाल रही, इसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और फिर जिस जिस उनके एम्प्लॉय ने, जो एम्प्लॉयर है उनके जिस जिस एम्प्लॉय ने वोट नहीं डाला होगा, फिर अपनी वेबसाइट पे उनको शेम करेंगे, उनका नाम लिख के नोटिस बोर्ड्स पे लगा देंगे जिन्होंने वोट नहीं किया। ठीक है, ये काफी शॉकिंग न्यूज है, ऑफ कोर्स यू कांट रियली डू दैट। ठीक है, और टू मेक द मैटर्स वर्स, अगर हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ गुजरात की बात करें, उन्होंने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, जो स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एम्प्लॉयज हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं जो वोट नहीं करते, उनको भी ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली सर्वेलेंस स्टेट हो जाएगी गुजरात में, तो अगर ऐसा आप करेंगे तो। ठीक है, द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन दैट ऑन अ रीसेंट विजिट टू गुजरात द CEC यानी कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर खुद हैं हिमसेल्फ सेड दैट दो द कमीशन के नॉट एनफोर्स कंपल्सरी वोटिंग, कि हम कंपल्सरी वोटिंग एनफोर्स नहीं कर सकते, पर हम डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जिनको छुट्टी मिलती है, फिर छुट्टी पे वो अपना घूमने चले जाते हैं, लेकिन हॉलीडे को अवेल तो कर लेते हैं लेकिन वोट नहीं करने जाते, तो फिर आप छुट्टी ले क्यों रहे हो? तो हम डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि काफ़ी शॉकिंग डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि दे रेज अगेन सर्टन सीरियस इश्यूज जो सराउंड करते हैं वोटर राइट्स को, कंपल्सरी वोटिंग, सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, डिबेट अराउंड द प्रिवेसी एंड कोअर्जन। अब देखिए कोअर्जन यानी कि किसी भी तरह का फोर्स, पर्टिकुलरली जो इलेक्शन कमीशन इस केस में डिप्लॉय करना चाह रही है, वो बिट्रे करता है एक ऐसी, देखिए ये जो है इट इज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी।
ऑलराइट, बट इज डायरेक्टली वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ एंटीथेटिकल डेमोक्रेसी के ही नहीं है, बल्कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करते हैं, जो लॉज ऑफ द लैंड है बाकी उनको भी। तो हम देखते हैं कुछ कंक्रीट पॉइंट्स जो आपके पास होने चाहिए लिखने के लिए। ऑलराइट, सुप्रीम कोर्ट ने PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 जजमेंट में क्या कहा था, जिसे हम नोटा जजमेंट भी कहते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू नॉट टू चूज भी तो है ना एक राइट टू वोट के अंडर ही आता है ये भी। ठीक है, तो इस नोटा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया था कि एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग एंड नेगेटिव वोटिंग आर प्रोटेक्टेड एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19। अगर कोई वोट नहीं देना चाहता, वो दिखाना चाहता है कि हमें दोनों ही विपक्ष जो है हमारे सामने, दोनों में भरोसा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एक्सप्रेस करिए उसको, आपके पास राइट है। ओके, अब अगर हम अप्रैल 2009 की बात करें, कोर्ट ने जब सेम व्यू लिया था वाइल डिसमिसिंग अ प्ली दैट सॉट टू मेक वोटिंग। अब देखिए 2000, ये ऐसा नहीं है पहली बार कुछ कंपलसरी वोटिंग की बातचीत है, ये सदियों पुरानी बात है। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से ये ऐसे तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं कि वोटिंग कंपलसरी कर दीजिए, जैसे बेल्जियम में होती है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता है। तो 2009 में भी उठी थी ये बात, तो वहां पे एक पिटिशन डाली गई थी कि वोटिंग को मैंडेटरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि आप डायरेक्ट करिए कि वोटिंग मैंडेटरी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली उस पिटिशन का ये कहना था कि क्यों मेजोरिटी नहीं मिल रही है। यूपीए सरकार वगैरह के टाइम की बात है, तो उनका ये कहना था पिटिशनर का कि सरकारों को इसलिए मेजोरिटी नहीं मिलती, पिछले कितने साल से तो उस टाइम पे मेजोरिटी आई ही नहीं थी। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट ही बन रही थी। तो उन्होंने कहा था क्योंकि लो टर्नआउट्स होते हैं, जो इलेक्टोरल रोल पे जितने भी रजिस्टर्ड जो भी इलेक्टर्स हैं वो जाते ही नहीं है उतने में से सारे वोट करने, लो टर्नआउट होती है जिसकी वजह से मेजोरिटी मिल ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये इनका कहना था, इस वजह से आप वो कर दो, मैंडेटरी कर दो। ठीक है, इन एवरी इलेक्शन देयर विल बी दोज हु डू नॉट वोट आउट ऑफ कॉन्विक्शन और फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस। मोर इंपॉर्टेंटली देयर आर, अब देखिए सबसे जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो अपना एक भी दिहाड़ी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बहुत ही मीगर कमा रहे हैं, उसको भी छोड़ देंगे तो वो अपने घर वापस कैसे भेजेंगे, रेमिटेंस कैसे भेजेंगे, या खुद का पेट कैसे पालेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रॉनिकली इल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है, जो कहाँ रहते हैं। ठीक है, आप कैसे जो लोग हैं हु आर अनएबल टू वोट गिवन देयर सर्कमस्टांसेस, उनको आप एंटाई डेमोक्रेटिक या एंटाई नेशनल, या उनको कैसे आप मतलब फोर्स कर सकते हो इस तरह के ड्यूरेस में भी इस तरह से वोट करने के लिए। द प्रपोजल फॉर कंपल्सरी वोटिंग हैज बीन रेज्ड फॉर इयर्स इन रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक वोटर एपैथी। देखिए वोटर एपैथी है स्पेशली अर्बन एरियाज में, स्पेशली मिडिल क्लास अर्बन एरियाज में। उनको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, सरकार कुछ नहीं करती, भारत बेकार है एंड ऑल ऑफ दैट। ये तो बहुत ही क्लीशे चीजें हैं जो आसपास आप अगर अर्बन एरियाज में रहते हैं आप सुनते होंगे। ठीक है, वो कहते हैं क्या हो जाएगा हमारे वोट डालने से, ये तो वोट जिसने जीतना होता है। फिर कह दे कि कोई के जो वोटिंग मशीन है तो ईवीएम बिकी होती है, पता नहीं बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए दे डू नॉट इवन गो टू वोट। ओके, हाउएवर अब देखिए इन्होंने ये कहा है एसवाई कुरैशी ने, लेकिन तब भी ठीक है हम मानते हैं वोटर एपैथी है, वोटर का ये एटीट्यूड है अर्बन एरियाज में, तब भी परसुएशन एंड मोटिवेशन, परसुएशन एंड मोटिवेशन ही सिर्फ दो चीजें हैं जो आप एडुकेशन के माध्यम से जिन्हें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंपल्शन कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता। मैंडेटरी बना देना, कंपल्सरी वोटिंग कर देना आंसर नहीं है, बल्कि आप प्रेरित करिए, इंड्यूस करिए यूथ को पढ़ाई के माध्यम से, उन्हें अवेयर करिए कि देखिए आप डेमोक्रेसी तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आप जाके वोट करेंगे। ठीक है, ईसी हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड एंड प्रैक्टिस दिस बाय इंप्लीमेंटिंग इट्स फ्लैगशिप। देखिए इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली 2010 से लेकर अभी तक काफी इस चीज पे काम कर रहे हैं, 2009 के केस के बाद ही आई थी। ठीक है, तो जैसे कि आप स्वीप जानते होंगे, अगेन अ पॉइंट, यू शुड ऑलवेज राइट दिस। ठीक है, स्वीप को सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन बहुत तरह से अवेयर करती है कि कैसे ये आपका राइट है, कैसे आपको जाके वीवीपैट आएगा, कैसे सब कुछ बताती है। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड टेल यू सर्टेन एडिशनल फैक्ट्स इज वेल, जहाँ पे आपको पता होगा कि LGBTQ कम्युनिटी है, उनको भी अब बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स रन कर रही है इलेक्शन कमीशन पिछले 2 सालों से। उनको बता रही है कि यू शुड गो टू वोट बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू विल एक्सरसाइज डेमोक्रेटिक राइट। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये भी एक एलिमेंट है स्वीप का ही। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट ऑल द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कुछ और कॉन्क्रीट फैक्ट जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस आपने कंपल्सरी वोटिंग कर दी लागू, तो आप इनको भी वॉयलेट करेंगे। क्या चीज़ों को वॉयलेट करेंगे आप? सेक्शन 79D ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो डिफाइन करता है कि इलेक्टोरल राइट होता क्या है। इसका मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोट एट एन इलेक्शन। आप वोट करें या ना करें, ये आपका राइट है। राइट टू वोट में दोनों कॉम्पोनेंट्स आते हैं। ठीक है,
और ये सेम प्रोविजन इंडियन पीनल कोड में भी है वाया सेक्शन 171A सब क्लॉज बी. ओके, द लॉ कंप्लीटली एनेबल्स बट डज नॉट फोर्स. एनेबलिंग क्लॉज है ये, ना कि एक मैंडेटरी क्लॉज. ठीक है, सिटीजन्स के पास जो है. अगर हम बात करें सेक्शन 135B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये देखिए ग्रांट करता है एक पेड हॉलीडे. पेड हॉलीडे मिलेगी हर एक इंसान को जो किसी बिजनेस में, ट्रेड में, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वगैरह कहीं भी एम्प्लॉयड है या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, उसको पेड हॉलीडे मिलती है पोल वाले दिन. ठीक है, इनफैक्ट एक डेली वेज वर्कर भी है, उसको भी उस दिन की दिहाड़ी मिलेगी अगर वो वोट करने जा रहा है तो. ठीक है, ऑलराइट. अब देखिए यहाँ पे है कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द लॉ कैरीज अ फाइन. अगर आप इस लॉ को फॉलो नहीं करते, आप जबरदस्ती, आपको कोई आपका एम्प्लॉय कह रहा है जी हमें मिस्टर बॉस आई हैव टू गो टू वोट एंड यू से नो, वोटिंग इज नॉनसेंस, आप काम चोरी करते हैं, कुछ नहीं करते, आप आए और अपना काम करें, है ना. तो अगर कोई इस तरह का एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है, तो अगर वो लॉ के खिलाफ जाता है, तो उस एम्प्लॉयर को फाइन भरना पड़ेगा ₹500 का. अब देखिए इन्होंने कहा है कि ये अमाउंट पे तो आप हंस पड़ोगे, 500 रुपये क्या होता है, वो तो दे देगा, है ना, जो इतने लाखों करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश करके बैठा है. पर देखिए आप देखिए 25 साल पहले इसको फिक्स किया गया था. 25 साल पहले 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी. अभी भी फाइन चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 50 का हो, फाइन भरते सबकी जान निकलती है. एंड दैट्स ट्रू. दी ओनली एक्सेप्शन इज इसेंशियल सर्विसेज. देखिए इसेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं रुक सकती, कि इसेंशियल सर्विसेज है. ऐसा नहीं है कि अगर पेड हॉलीडे है उस दिन आपके कंट्री में इलेक्शन है तो उस दिन कोई बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. तो इसीलिए इन इसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के इनको आप मतलब यहाँ पे जो अगर कोई एम्प्लॉयज एंगेज्ड हैं वो मतलब जा सकते हैं. ऑब्वियसली उनको आप कह सकते हैं कि आप नहीं छोड़ सकते, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बट अदरवाइज यू कांट डू दैट. एम्प्लॉयर्स एट बेस्ट. अब देखिए एम्प्लॉयर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप वेजेस कट कर सकते हैं, जो लीव लें पर ना जाएं वोट करने के लिए. और ये लीव और वेज डिडक्शन इज नॉर्मल इन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनीज, बट सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट टू बी. ठीक है, ये लोग वेज कट करते हैं, हो सकता है नॉर्मल हो, जो ना जाए हॉलीडे लेने के बाद भी वोट करने, पर आप नोटिस बोर्ड पे डाल दोगे, नेमिंग एंड शेमिंग करोगे, दिस इज रॉन्ग. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल द रूलिंग्स. अब देखिए इन्होंने रूलिंग को स्टेट किया है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें कोर्ट ने कहा था, अब आप सुनिएगा, फ्री एंड फेयर. अब देखिए क्योंकि हमने आर्टिकल 19 देख लिया, फिर हमने RPA देख लिया, फिर हमने इंडियन पीनल कोड देख लिया, PUCL का केस भी देख लिया, नोटा जजमेंट भी देख ली, अब हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 14 आएगा. तो इसलिए ये सारी चीजें आपको नोट करनी है. ठीक है, अब इन्होंने कहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कल को आपको लिखा आ गया एक स्टेटमेंट में कि दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऑलराइट, and necessarily includes within its ambit the right of an elector to cast his vote without fear of reprisal, duress or coercion. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, बिना किसी डर के जाके वोट करके आना. प्रोटेक्शन ऑफ electors identity and affording secrecy is therefore integral to free and fair elections, and an arbitrary distinction between a voter who, अब एक arbitrary इस तरह का distinction कि एक वोटर जो अपना वोट डालता है और एक वोटर जो नहीं डालता is violative of article 14. ठीक है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो पैराडाइम लेके आते हैं. ओके, मतलब सीक्रेसी इज टू बी मेंटेन फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ पर्सन. आप वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, आप इलेक्टोरल रोल पे इंक्लूडेड हैं, तब भी आप सेम हैं. ओके, फिर कैसे आप वेबसाइट पे, नोटिस बोर्ड पे, कैसे आप ये तो आप क्या कर रहे हो, अगर आप फिर भी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पे डालते हो, सीक्रेसी को इम्पिंज करते हो, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जा रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, कोर्ट के डिग्री के खिलाफ जा रहे हैं. तो स्वीप प्रोग्राम के तहत देखिए 2010 में इन्होंने स्वीप प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी चीज़ें सक्सेसफुली की हैं. इसीलिए देखिए जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है. उस टाइम पे वोटर्स इतने नहीं वोट डालने जाया करते थे, आज जाते हैं. जैसे कि 2019 की लोकसभा इलेक्शन में 67.3% लोग गए थे अपना ये हाईएस्ट वोटर टर्नआउट था आज तक का हमारी लोकसभा इलेक्शन का. ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स में तो इनफैक्ट 90% तक वोट टर्नआउट गया है, इससे भी ज़्यादा. द वोटर एडुकेशन प्रोग्राम, अब देखिए आप एडुकेट कर सकते हैं, ठीक है, इंड्यूस कर सकते हैं. जैसे आपने कॉलेजेस में देखा होगा, कॉलेजेस में अगर किसी को इलेक्टोरल रोल में अपना नाम लिखवाना है, यानी कि वोटर ID कार्ड बनवाना है, तो एक बॉक्स होता है जहाँ पे अपने एप्लीकेशंस को ड्रॉप कर सकते हो, फिर वो मास उसमें वे में वो करवा देते हैं आपका नाम. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर जो कैंपस है पूरा यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे एम्बेसडर्स होते हैं जो इस तरह के वोटर क्लब्स को रन करते हैं. ठीक है, जो आपको काफ़ी प्रेरित करेंगे कि आपको बढ़ चढ़ के पार्ट लेना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट इज रन फॉर यू.
वाई एल्स इज द गवर्नमेंट देयर फॉर? ओके, तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ऑलराइट, नाउ we will look at the Hindu के articles. City residents could be jailed for bursting firecrackers on Deepavali. देखिए अब बात क्या है, आपको पता है कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में विंटर पोल्यूशन कितना ज़्यादा, कितना बड़ी प्रॉब्लम है, स्टबल बर्निंग और ये सब रीजन जिसके साथ हम जोड़ते हैं। तो आपको पता है कि दिल्ली सरकार इस बारे में कितना ज़्यादा कर रही है। आपको पता है कि 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी आया था। और राइट, साथ में अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कोई भी इंसान अगर खरीदता है या फोड़ता है फायर क्रैकर्स को दिल्ली में दीपावली के टाइम पे, उसको 200 रुपये का फाइन और साथ में इम्प्रिजनमेंट, जेल भी मिल सकती है 6 महीने तक की। ठीक है, साथ में कोई सप्लायर है और राइट, कोई सप्लायर है जो अपने पास स्टॉक करके रखता है फायर क्रैकर्स का, उसको 5,000 तक का फाइन और साथ में 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाए गए हैं। आप देख सकते हैं टर्किश फॉरेन पॉलिसी, द ईस्ट वेस्ट डिवाइड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए मैंने आपके साथ अभी पिछले कुछ दिनों में टर्की के ऊपर एडिटोरियल्स, टर्की के ऊपर आर्टिकल्स कम से कम 5-6 बार डिस्कस किए हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब टर्की बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, मैंने आपको बताया था कि टर्की बिल्कुल मिमिक कर रहा है इंडिया की पोजीशन को, जो ईस्ट से भी अपना मतलब निकालना चाहते हैं और वेस्ट से भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे। अब देखिए क्या है, टर्की की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि जहाँ पे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ है एंड आई एम रियली रियली सॉरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट आज वरना वीडियो पॉसिबल ना हो पाती, आई डिडंट वांट टू ब्रेक द कंसिस्टेंसी, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। और राइट, सो पार्डन मी फॉर दीज नॉइजेस। ओके, अब देखिए क्या है, एक शार्प ईस्ट वेस्ट हॉस्टिलिटी चल रही है, आपको पता है, स्पेशली जो यूक्रेन में वॉर है, इन्वेजन हो रही है। ईस्ट एक तरफ और ईस्ट जो रशिया, चाइना और हमारी कंट्रीज हैं वो एक तरफ, और जो वेस्ट है यानी कि यूरोप, यूएसए, ये सब वगैरह एक तरफ। ठीक है, पर एक कंट्री है जो फिर भी सेंटर में है इस पूरी रीजनल डिप्लोमेसी की, वो टर्की है। ओके, कैसे, अब देखिए फॉलोइंग अर्लियर, अब देखिए टर्की, हमारा जो टर्की के पहले दुश्मन हुआ करते थे जो आसपास वाली कंट्रीज, उसके साथ टर्की अब दोबारा अच्छे रिश्ते करने की कोशिश कर रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई। ठीक है, जो टर्किश प्रेसिडेंट है अर्डोगन, वो क्या कर रहे हैं, दोबारा इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते सही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो इससे ये हमें कैसे पता चलता है कि इजराइल और टर्की के रिश्ते दोबारा सही हो रहे हैं, क्योंकि जो टर्किश प्रेसिडेंट है वो अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे रिसेंटली ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ओके, सितंबर में जो हुई थी, जहाँ पे हमने मिस्टर जयशंकर की बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखी। दोनों ने प्लेज किया कि हम कॉपरेट करेंगे शेयर्ड सिक्योरिटी पे, एनर्जी इंटरेस्ट पे। ठीक है, और राइट, क्योंकि देखिए टर्की ब्लैक सी को रूल करता है, ओन तो नहीं करता, रूल करता है, क्योंकि अगर किसी को ब्लैक सी से कुछ भी एनर्जी सप्लाई, ऑयल सप्लाई, कुछ भी खाना का सप्लाई, कुछ भी करना है तो टर्की का आपको लाइसेंस चाहिए, सैंक्शन चाहिए। ठीक है, ये चीज़, तो इसीलिए दोनों ने इस चीज़ पे बोला कि हम दोनों एक दूसरे का कॉपरेशन देंगे। एंड इन अ ड्रामेटिक ओवरचर, अगस्त 19 को हमने क्या देखा, अर्डगन ने इंडिकेट किया कि टर्की रेडी है एंगेज करने के लिए सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ, सेइंग दैट देयर इज नो रिजेंटमेंट इन पॉलिटिक्स। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीरिया में हमेशा जो टर्की का पोजीशन रहा है सीरिया में, वो अगेंस्ट एंटाई गवर्नमेंट रहा है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट को उनके साथ बातचीत करने के लिए रेडी होना इज अ बिग थिंग। ओके, लेकिन फिर भी टर्की इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, खुद तो नहीं है। तो उन्होंने फिर भी मतलब इतना टफ पोस्चर दिखाया है किस पे, कि नेटो में हम स्वीडन को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, फिनलैंड को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे उसकी मेंबरशिप में। ठीक है, तो क्योंकि नेटो में तब तक कोई बंदा या फिर मेंबर इन्वॉल्व नहीं हो सकता जब तक हर एक मेंबर जो है नेटो का वो अपना सैंक्शन दे दे मेंबरशिप के लिए। तो क्योंकि नेटो का मेंबर टर्की है, वो नहीं बनने देगा तो नहीं बनने देगा। ठीक है, तो ये चीज़, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ क्यों है टर्की, क्योंकि टर्की कहता है ऐसे बहुत सारे कर्डिश लीडर्स हैं जो यहाँ पे बेसिकली कर्डिस्तान का इशू जब मैंने आपको समझाया था, तो मैंने बताया था कि जो ईस्टर्न रीजन में और नदर्न रीजन में टर्की का, और सीरिया भी आता है, ईरान भी आता है, कुछ कुछ रीजन बीच में मिलके कर्डिस्तान लोग चाहते हैं कि कर्डिस्तान बन जाए, फ्री सेपरेटिस्ट रीजन है। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली कर्डिश लीडर्स इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, ये उनको गद्दार कहते हैं। ठीक है, सारी कंट्रीज वाले, स्पेशली टर्की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कर्डिस्तान नहीं बनने देना चाहते। तो अब ऐसे कर्डिश लीडर्स जो यहाँ पे काफ़ी शेलिंग करते हैं, ऑल ऑफ दैट, ये कहाँ पे भाग के चले जाते हैं, ये चले जाते हैं बेसिकली यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड में। तो
क्योंकि टर्की तो इनको टेररिस्ट मानता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जब पनाह आप दे रहे हो उनको टेररिस्ट को अपने कंट्रीज में, तो आपको कैसे हम मेंबर बनने दे सकते हैं। और राइट, साथ में इट मेंटेन्स इट कॉन्फ्रंटेशन विद फेलो नेटो मेंबर ग्रीस। अब देखिए टर्की जो है नेटो का मेंबर तो है, लेकिन नेटो का एक और मेंबर है ग्रीस, और ग्रीस और टर्की के रिश्ते तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आगे वाली बातें आपको समझ नहीं आएंगी। ग्रीस और टर्की का एक बहुत ही कंपेटिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है इतनी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम देखें 1830 के अराउंड की बात देखें अगर हम, तो क्या हुआ था कि ग्रीस ने बोला था कि हम इंडिपेंडेंस हैं। अब देखिए वो टाइम, उस समय की बात कर रही हूँ जब ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है, जो टर्की का बेसिकली पेरेंट एम्पायर है। ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, आपने ऑटोमन एम्पायर का पार्ट होने के बावजूद रहते रहते ही खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली ऑटोमन लेगेसी के खिलाफ था, काफ़ी हर्ट हुई ऑटोमन लेगेसी। तो तब से लेके इनके रिश्ते बहुत ही बेकार चल रहे हैं। अगर हम मॉडर्न टर्म्स में भी बात करें तो स्पेशली अगर जब टर्की ने डिक्लेयर किया कि हम 1923 में, टर्की ने टर्की बोला था खुद को, ठीक है, जब ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट उसको मिल गई एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद से भी फिर भी देखिए टर्की आज भी खुद को ऑटोमन एम्पायर के ही डिसेंडेंट मानती है। तो जो भी कंट्री ग्रीस जैसे है, ग्रीस ने गद्दारी की खुद को अचानक से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके, वो उनके अगेंस्ट है। एक और डिस्प्यूट है टर्की और ग्रीस के बीच में जो एजियन सी है, जो दोनों का एक बेसिकली जो एजियन सी की 2 लिटोरल स्टेट्स हैं जो उनको घेरती हैं, बेसिकली कह सकते हैं आप। ओके, एक है टर्की, एक है ग्रीस। वो कहते हैं कि एजेंसी पे मेरे राइट्स ज़्यादा हैं लेजिटिमेट, दूसरी कंट्री कहती है कि हमारे राइट्स ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दैट एजेंसी का भी डिस्प्यूट इनके बीच में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओके कि क्या है, टर्की इज कंसर्न्ड अबाउट एक्सपैंडिंग टाइज। अब टर्की बहुत कंसर्न्ड है कि यूएसए और ग्रीस के बीच में रिश्ते बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, ठीक है। और इसीलिए टर्की ने बहुत रिसेंटली समन किया था एम्बेसडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज टू प्रोटेस्ट अबाउट डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस मिलिट्री सप्लाईज ऑन आइलैंड्स इन द एजेंसी। यूएस और उस ग्रीस के बीच में काफ़ी रिश्ते बढ़ रहे हैं, इसलिए यूएस ने क्या किया है, अपनी मिलिट्री सप्लाईज बढ़ा दी है एजेंसी की आइलैंड्स पे, जो बेसिकली किसके पास है, ग्रीस के पास है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, जो टर्की के बहुत विसिनिटी में आता है। तो ये बेसिकली टर्की कहता है कि आप जो अपने इतनी सारी अग्रीमेंट्स की थी, लुजैन अग्रीमेंट, पेरिस अग्रीमेंट, उसके खिलाफ जा रहे हैं दोनों कंट्रीज, तो दोनों के एम्बेसडर आओ और हम आपको अपनी प्रोटेस्ट एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। और भी बड़े सारे डिस्प्यूट हैं, जैसे साइप्रस पे एक डिस्प्यूट है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी पे बहुत सारे डिस्प्यूट है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ऑयल और गैस वगैरह है वो हमारा हक है, टर्की कहता है मेडिटेरेनियन सी पे। मेडिटेरेनियन पे तो खैर सभी अपना हक समझते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो साइप्रस, और देखिए थोड़ा सा आपको साइप्रस के बारे में बता देती हूँ। साइप्रस जो एक यूरोपियन यूनियन मेंबर है और एक काफ़ी ऑयल रिच रिजॉर्ट आप इसे कह सकते हैं, पर इनमें एक इशू ये है कि इस जो साइप्रस रीजन है ना, जो आइलैंड है बेसिकली, उसमें कुछ जो मेंबर्स हैं या जो लोग आप कह सकते हैं, कुछ टर्किश ओरिजिन के हैं और कुछ ग्रीक मतलब उनका ओरिजिन है कईयों का। तो ग्रीस और टर्की में तो ऑलरेडी आपने रिश्ते देख लिए कितने बुरे हैं, तो उनके रिश्ते एक्सटेंड हो जाते हैं कहाँ पे, साइप्रस के अंदर भी, जो आइलैंड है ये, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली मेक्स इट वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, तो अगर आपको ये भी पता हो कि एक बारी टर्की ने इन्वेड कर लिया था साइप्रस आइलैंड को, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि साइप्रस को डिवाइड कर दिया गया था 1974 की अगर हम बात करें, तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया, एक बन गया नॉर्थ साइप्रस, एक बन गया साउथ साइप्रस। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो बेसिकली दोनों के बीच में चल रही है। ऑलराइट, तो यहीं पे ये चीज़ हमने देख ली। ऑलराइट, यहाँ पे क्या लिखा है, इन अर्ली सितंबर द यूएस रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिफेंस सप्लाईज। अभी तक मतलब यूएस क्या करता था, अपने नेटो मेंबर यानी कि जो अपना नेटो का लीग है टर्की, उसकी फिर भी बहुत सारी बातें मान लेता था, लेकिन अब क्योंकि टर्की नहीं मानता यूएस की बात, तो यूएस भी नहीं मानते, दैट्स हाउ इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क। यूएस ने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि हम डिफेंस सप्लाईज नहीं देंगे साइप्रस को, पर अभी क्या है, उन्होंने उसको गिव अप कर दिया है, क्योंकि साइप्रस ने भी अच्छा बिहेवियर दिखा दिया है यूएस के प्रति। क्योंकि साइप्रस ने क्या किया कि हम रीफ्यूलिंग या रिपेयर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, किसको, रशियन नेवल फोर्सेस को, जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, राइट, यूक्रेन पे। टर्की कंक्लूडेड, एंड अब देखिए और कुछ हम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। त्रिपोली बेस्ड जो लीबियन गवर्नमेंट है, आपको पता है लीबिया की जो कैपिटल है वो त्रिपोली है, वहाँ पे एक एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है टर्की और लीबिया ने बेसिकली, कि हम जॉइंट
जॉइंटली एक्सप्लोर करेंगे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी रिच है ऑयल और गैस फील्ड्स में। ओके, पर अनएक्सप्लोर्ड है बहुत हद तक अभी तक। तो टर्की हैज़ अफर्म्ड दैट इट इज़ द ओनली नेटो मेंबर विच कैन एंगेज विद रशिया एंड मीडिएट इन द यूक्रेन वॉर। इन्होंने कहा है कि देखिए हम ही है, सिर्फ हमारा ही है बैलेंस माइंडसेट। हम नेटो के मेंबर ऑफ वेस्टर्न अलाय होने के बावजूद अगर कोई रशिया के साथ अच्छे रिश्ते रखने की क्षमता रखता है वो टर्की ही है, ठीक है। यूक्रेन वॉर में जैसे कि हमने देखा क्या किया इन्होंने, मीडिएट की, इन्होंने एक ग्रेन अग्रीमेंट मीडिएट की दोनों के बीच में, जिसमें यूएन और टर्की ने मिलकर क्या किया, देखिए फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा था, बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट्स रुका हुआ था जो इजिप्ट वगैरह में जाता है, तो यूक्रेन वॉर की वजह से उन्होंने कहा कोई बात नहीं कि जो ओडेसा पोर्ट है उसके थ्रू जो ब्लैक सी वाला रीजन है उसमें एटलीस्ट फूड को मत रोकिए, देखिए लड़िए आपने जो करना करिए, पर फूड सप्लाई नहीं हिट होनी चाहिए, क्योंकि बाहर स्पेशली इजिप्ट वगैरह जो रीजन है, अफ्रीकन और भी नेशन है जो काफ़ी हद तक अपने वीट इम्पोर्ट्स कहाँ से करते हैं, यूक्रेन और रशिया से। ओके, रशिया टर्किश टाइज। अब देखिए रशिया, ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि हम रशिया से डील करने की क्षमता सिर्फ एक ही नेटो मेंबर में है, वो टर्की है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियां नहीं है। बहुत रशिया टर्किश टाइज तो सबसे कॉम्प्लेक्स है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले। अगर आप सीरिया की बात करें, जैसे हमने देखा सीरिया में क्या है इनका रिश्ता, सीरिया में जो रशिया है वो रशिया बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करते हैं, और ये किसको सपोर्ट करते हैं, जो एंटाई गवर्नमेंट फोर्सेज है उनको। अगर हम अर्मेनिया की बात करें, अर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में आपने सुना होगा कि आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ था, ऑटोमन्स ने क्या करना शुरू किया था, इन्होंने कहा था कि हम क्यों हारे हैं वर्ल्ड वॉर, हम इसलिए हारे हैं क्योंकि ये जो अर्मेनियंस है ना, जो ज्यूज हैं मोस्टली, ये लोग क्या करते हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने हेल्प की है हमारे ओपोनेंट्स की, और ये चाहते ही नहीं थे, इन्होंने प्रे किया कि हम हार गए, इसीलिए लाखों की तादाद में अर्मेनियंस को मार दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन अब रशिया क्या है, रशिया अर्मेनिया को सपोर्ट करता है, और जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें रशिया सपोर्ट करता है अर्मेनिया को, और टर्की सपोर्ट करता है अजरबैजान को, क्योंकि वो बेसिकली मुस्लिम ओरिजिन रीजन है और टर्किश ओरिजिन है, ऑटोमन ओरिजिन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ईस्ट मेडिटेरेनियन में भी रशिया कुछ कुछ क्लेम करता है, लेकिन ये क्योंकि ऑयल और गैस तो रशिया को भी चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दे आर मार्क्ड बाई सिग्निफिकेंट रशियन इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी इनके रिश्ते अब सुधर गए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक अकयू न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनने वाला है टर्की के, आप साउथ एरिया में कह सकते हैं, जी आप साउथ ईस्ट एरिया में कह सकते हैं, टर्की के न्यूक्लियर पावर दोनों की जॉइंट एफर्ट से बनेगा। ओके, तो ये भी बन रहा है, इसमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स भी सप्लाई की जा रही हैं रशिया द्वारा। अब टर्कीज एक्सपोर्ट्स टू रशिया हैव इंक्रीज्ड 75% ओवर द लास्ट ईयर, आप देख सकते हैं। इवन एज इट इमर्ज एज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ रशियन एनर्जी, वो रशिया की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, बाकी एक्सपोर्ट्स रशिया को टर्की करता है। अगर हम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उन्होंने इस अच्छाई को, टर्की की इस अच्छाई को रेसिप्रोकेट कैसे किया, इन्होंने अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, बोला कि हम देखिए सोच रहे हैं कि टर्की को हम गैस हब बना देंगे, क्योंकि रशिया बहुत सारी कंट्रीज को गैस सप्लाई करता है, यूरोप को भी करता है, जैसे हमने अभी देखा जर्मनी को करता है। तो गैस कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं कि आज रेट ये चल रहा है तो हमें आप इतने क्यूबिक फीट आगे दे देना अगले महीने, लेकिन इसी प्राइस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो कहाँ से सप्लाई होता है, सप्लाई पॉइंट कहाँ, जहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई जाएगी गैस की, सोच रहे हैं कि हम टर्की को बना देंगे। टर्की हैज़ ऑल्सो इंडिकेटेड, अब टर्की ने अपना इंटरेस्ट ये भी दिखाया है कि हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फुल मेंबरशिप पे एस्केलेट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस कर रहे हैं, नेटो और एससीओ दोनों के मेंबर बन जाओगे, वाह, मतलब सच में बैलेंसर तो ये है, क्योंकि इससे पता चलता है, मिस्टर अर्डगन ने अभी रिसेंटली बोला है कि टर्की इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ ग्लोबल पावर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि टर्की ग्लोबल पावर बन रही है, देखिए आने वाले हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल इलेक्शंस, ठीक है, जिसमें मिस्टर अर्डगन को जीतना है, और हर सरकार बेसिकली, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, नेशनलिस्ट इंपेरेटिव जरूर रखती है, नेशनलिस्ट जो लोग हैं उनको टच करती है इस तरह के एक्शंस करके, कि देखिए वेयर हैज टर्की रीच्ड नाउ, है ना, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वही करने की कोशिश अर्डगन भी कर रहे हैं। टर्की की जो डाइवर्स डिप्लोमेटिक फोरेज है, और राइट, देखिए बात ये है, अब इतना डाइवर्स आपकी एंगेजमेंट है, और टर्की की इंपॉर्टेंस कोई भी इसे निगलेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो यूएस है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो ये छोटी छोटी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया भी अभी देखा आपने, मिस्टर मोदी मेट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ एससीओ समरकंड, राइट। तो क्योंकि हम टर्की को इग्नोर नहीं कर सकते, गिवन द फैक्ट उनकी ज्योग्राफी ऐसी है, जहाँ पे वो बसे हुए हैं यूरोप और एशिया दोनों के बीच में, यूरेशिया भी नहीं कह सकते प्रॉपरली उनको, बट ऑफ कोर्स वेरी सेंट्रल टू द रीजन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका वो फायदा उठाते हैं। तब भी जब ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तब भी इस कंट्री की आप इंपॉर्टेंस देखिए, क्योंकि
इन्फ्लेशन 80% से भी ज्यादा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना, मतलब किस तरह के क्राइसिस, अभी से नहीं, काफी टाइम से इनकी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा चल रही है। राइट, अब देखिए इनका भी यही मानना है कि जो डिप्लोमेसी है ना और जो डोमेस्टिक इलेक्शंस हैं, दोनों के ना सेम इंटरेस्ट होते हैं। जो आप डिप्लोमेसी भी अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इलेक्शन में भी फायदा होगा, और वही अर्डगन जानते हैं। एंटायर कर्डिश हॉस्टिलिटी ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना क्या चाहिए, डोमेस्टिक इलेक्शंस में विन। परहैप्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मिस्टर अर्डगन इज टू सी हिम एज सीकिंग टू मैक्सिमाइज एडवांटेजेस फ्रॉम टर्कीज जियोपॉलिटिकल प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया। All right, at the global level, Mr. Erdogan has positioned Turkey at the center of East-West divide, reaping benefits from both sides. ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, दोनों से बेनिफिट लेना, लेकिन कमिट दोनों को ही ना करना, ईस्ट और वेस्ट दोनों को ही, ठीक है। यही चीज हम भी करते हैं कहीं ना कहीं। नियरर होम अगर हम बात करें, वो किसके साथ काम करते हैं, रशिया के भी साथ काम करते हैं, ईरान के साथ भी काम करते हैं, पर दोनों से ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं जब भी बड़े लेवल पे बात आती है। कहने को हम नेटो मेंबर है, लेकिन हम रशिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं, लेकिन कल को नेटो की बात आएगी तो हम नेटो का साथ दे देंगे। आप समझ रहे हैं, ठीक है। हम एंगेज हर एक वेस्ट एशियन कंट्री के साथ कर रहे हैं जो ईरान के खिलाफ है, लेकिन तब भी हम ईरान के साथ भी रिश्ते बरकरार रखेंगे। दिस एक्सप्लेन्स टर्कीज मिलिट्री पोस्चर विज़ावी द कर्ड्स इन सीरिया एंड इराक व्हाइल मेंटेनिंग लिंक्स विद द गवर्नमेंट्स इन बगदाद एंड कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट इन अर्बिल। ओके, सिमिलरली वेस्ट एशिया में अगर हम देखें, बहुत सारी अरब मोनार्कीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, किंग सलमान, ये सब वगैरह के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते तो इन्होंने कर लिए हैं, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ रिलेशंस विद ईरान, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया तो जन्मों जन्मांतर के एक दूसरे के, आप कह सकते हैं, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, और काफी बड़े दुश्मन है, तब भी ये ईरान को नहीं छोड़ते। दिस पैटर्न इज बीइंग रिपीटेड इन कॉकेसस एंड बल्कान्स, जो छोटे छोटे से जो रीजन्स हैं वहाँ पे, इन द अजरबैजान आर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ही। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, पर जब रशिया ने मिलके जो नगोर्नो काराबाख वाला रीजन है वहाँ पे मीडिएट रशिया ने भी किया था, साथ में रशिया और टर्की दोनों ने मिलके, ठीक है। मिस्टर अर्डगन्स foreign policy reflects the adroit usage of politics and geopolitics mixed with strong elements of Ottoman glory. Okay, ये लाइन तो आप कहीं भी बिल्कुल you can rectify and copy and paste almost every answer in every answer of Turkey. Okay, हेल्ड अप बाय द चाइनीज। देखिए यहाँ पे जो कहानी लिखी है वो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये पिछले 4 महीनों में चौथी बार ऐसा हो रहा है कि चाइना ने क्या किया है, होल्ड पे रख दिया है एक जॉइंट इंडो यूएस प्रपोजल को, जो डेजिग्नेट करना चाहता है एक एलईटी कमांडर शाहिद महमूद को अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 लिस्ट, जो टेररिस्ट लिस्ट है, जो बेसिकली जो भी लोग अलकायदा या आईएसआईएस से एफिलिएटेड होते हैं उनको लिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए क्या होता है, मतलब चाइना जो ये कर रही है वो प्लेस ऑन होल्ड, क्योंकि हमें एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें और रिसर्च करनी है इनके केस के बारे में। क्या होता है, व्हाट डज इट मीन टू एक्चुअली प्लेसिंग समवन ऑन होल्ड। अब देखिए जो 1267 कमिटी है, जिसे हम सैंक्शंस कमिटी भी कहते हैं, इसको सेटअप किया गया था 1999 में, और ये अलाउ करता है एनी यूएन मेंबर स्टेट टू प्रपोज एडिंग द नेम ऑफ अ टेररिस्ट और टेरर ग्रुप ऑल्सो, सिर्फ टेररिस्ट इंडिविजुअल नहीं बल्कि टेरर ग्रुप को भी, कि वो कंसोलिडेटेड लिस्ट में ऐड करवा सके, प्रपोजल रख सकते हैं, ठीक है। जो ये लिस्ट कौन मेंटेन करती है, कमिटी मेंटेन करती है। अब देखिए मोस्टली जिस तरह के टेररिस्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है, इंडिविजुअल्स की बात करिए, वो अलकायदा और आईएसएस से अफिलिएटेड होते हैं। अगर रूल्स के माध्यम से हम जाएं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इसे मार्क किया है। अगर हम रूल्स के मुताबिक जाएं, एक बार अगर एक लिस्टिंग प्रपोज हो गई, जैसे हमने अभी शाहिद महमूद की, तो फिर इट विल बी अडॉप्टेड इनटू द लिस्ट अकॉर्डिंग टू अ नो ऑब्जेक्शंस प्रोसीजर। हमने प्रपोज किया, ठीक है, अब हमें प्रपोज करते ही लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो गया उनका नाम, हमें एक नो ऑब्जेक्शंस प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसका मतलब कि कोई भी मेंबर, जो कमेटी का कोई भी मेंबर है, उसके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाता उस नाम के खिलाफ। तो अब देखिए कमेटी के मेंबर्स कौन है, सारे मेंबर्स जो यूएनएससी के मेंबर्स हैं 15, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, वो मिलके कमेटी के मेंबर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर बाय चांस किसी एक ने भी होल्ड पे रख दिया किसी लिस्टिंग को, या फिर कंप्लीटली आउटराइटली अगर रिजेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट कर दिया, तो उसकी लिस्टिंग अडॉप्ट नहीं की जा सकती। अब क्योंकि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर है चाइना, ठीक है, और उनका टर्म तो कभी भी एंड नहीं होने वाला, उनके पास वीटो भी है, तो आप समझ सकते हैं उनके पास होल्ड पे रखने का बिल्कुल बिल्कुल राइट है। टेक्निकली अब क्या होता है, अगर हम टेक्निकली देखें रूल्स के हिसाब से, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब 6 महीने, जैसे अभी प्रपोज किया, ठीक है, प्रपोज किया चाइना ने इसको
क्या कहा कि हम होल्ड पे रख रहे हैं। अब होल्ड पे रखने से 6 महीने आगे बाद क्या करना होगा, जो होल्डिंग कंट्री है उसको डिसाइड करना होगा कि अब हम फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं लिस्टिंग को या फिर हम एक परमानेंट ऑब्जेक्शन दे देंगे इसको। दोनों चीज़ पे डिसाइड करना होता है 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन ये एक रूल है, अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें लोगों ने प्रोलॉन्ग्ड वेट्स लिए हैं, काफ़ी सालों तक लटकाए रखा है होल्ड को। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस? अब आपको रीजंस तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्लोज बायलेटरल टाइज है किसके बीच में, पाकिस्तान और चाइना के बीच में और पाकिस्तान बेस्ड ही सारे टेरर ग्रुप्स हैं। और राइट, बार बार इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मसूद अजहर के टाइम पे भी किया था। मसूद अजहर जिन्होंने बेसिकली जिनके द्वारा ही अटैक करवाया गया था हमारे पार्लियामेंट में, जिसने कांडहार होस्टेज, जो मैंने आपको बताया था, जो फ्लाइट को होस्टेज रख लिया था, जिसके रिटर्न में हमें बेसिकली मसूद अजहर को छोड़ना भी पड़ा था, जब टेररिस्ट ने हमसे मांगा कि या तो आप उनको छोड़ दो या तो आप इन लोगों को बचा लो जो जिनको हमने हॉस्टेज लिया है, तो हमें उनको भी छोड़ना पड़ा था। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बावजूद चाइना इतने टाइम तक यही कहता रहा, होल्ड पे ही रखता रहा। लेकिन ये फाइनली पुलवामा अटैक्स के बाद जब फाइनली उसका जो रीजन ओरिजिन था, सोर्स क्या था पुलवामा अटैक को, JEM बन गया, जैश ए मोहम्मद, चाइना ने तब जाके फाइनली अपने होल्ड को विड्रॉ किया और इनको लिस्टिंग में इन्वॉल्व करने दिया मसूद अजहर को। ठीक है, टू द लिस्टिंग प्रपोजल्स बीइंग ब्रॉट बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज स्पेशली। देखिए कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो टेररिज्म के खिलाफ, मतलब टेररिज्म पे खिलाफ नहीं है चाइना के, मतलब कई लोग एनालिस्ट ये कहते हैं कि चाइना इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि इंडो US जॉइंट प्रपोजल के खिलाफ है चाइना। अगर इंडिया अलोन करेगी ना, सिर्फ अकेले इंडिया करे, अगर किसी को प्रपोज करे कि इसका नाम लिस्ट कर दो, तो फिर चाइना शायद हामी भर दे, विच नोबडी कैन से विद सर्टेनिटी कि ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो रिश्ता भारत का खराब है, ये चाइना वैसे भी जानता है। UNSC टेरर लिस्टिंग्स हैव बीन, अब देखिए फिर इंडिया के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं। तो UNSC टेरर लिस्टिंग जो अभी हमने देखा सैंक्शंस कमेटी वाला, ये तो एक ऑप्शन है ही। फिर उसके बाद FATF पे भी, जिसमें ग्रे लिस्ट में है चाइना, जो पाकिस्तान अभी, वहाँ पे भी हम अपना लॉबी करते रहते हैं कि देखिए टेरर नेशन है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, फाइनली इंडिया और US ने एक नया मैकेनिज्म को बिल्ड किया है, जहाँ पे एक अपने ही दोनों सेपरेट लिस्ट बनाते हैं मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की, जो क्या डॉक्यूमेंट करते हैं कि दोनों कंट्रीज ने किस तरह के टेररिस्ट को देखा है, उसको लिस्ट करते हैं, किस तरह के केसेस हैं, ताकि बेसिकली वो ग्लोबल कॉपरेशन उस पर रिसीव कर सके। मतलब फाइनली वो उस पर फिर बहुत बढ़ चढ़ के हर मीटिंग में कहेंगे, हर काउंटर टेररिज्म मीटिंग में कहेंगे कि देखिए इस तरह के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। नर्चर डाइवर्सिटी बाय कंडेमिंग हेट स्पीच अनइक्विवोकली। UN चीफ, तो देखिए आपको पता था कि UN चीफ जो है सेक्रेटरी जनरल हैं बेसिकली एंटोनियो गटर्स, उन्होंने आना था और वो आ गए हैं फाइनली। IIT बॉम्बे में उनकी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा है, एक स्ट्रॉन्ग पिच को उन्होंने स्ट्रॉन्ग पिच दी है किस चीज़ को, कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ह्यूमन राइट्स को और प्लूरलिज्म को, स्पेशली इंडिया में। देखिए इंडिया स्टैंड्स फॉर प्लूरलिज्म, इंडिया स्टैंड्स फॉर, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज दैट डाइवर्सिटी विच एक्चुअली मेक्स इंडिया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। यहीं पे लिखा है, India's role will benefit if concrete actions are taken in the support of rights and freedom of journalists। इन्होंने freedom of journalists के बारे में बात की है, human rights activists, students in academics, ये सब देखिए क्यों है, क्योंकि तीस्ता, सिद्दीकी कप्पन, उमर खालिद, इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस यूनाइटेड नेशंस नोट करता रहता है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट को फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, उनको दबाया जाता है, अगर कोई ह्यूमन राइट्स के लिए बोलता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। डाइवर्सिटी इज अ रिचनेस दैट मेक्स योर कंट्री स्ट्रॉन्गर, ये इन्होंने कहा है, विच इज एक्चुअली ट्रू। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए वैल्यूज ऑफ गांधी, ये इन्होंने कहा है। इंडिया वॉज री इलेक्टेड, देखिए ये और भी ज्यादा ह्यूमन राइट्स को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया को री इलेक्ट किया गया था अक्टूबर 13 को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ठीक है, पर जो हमारी कंट्री के रीसेंट ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म बहुत मिल रहा है। जैसे हमने रिसेंटली देखा, इंटरपोल ने हमारी रिक्वेस्ट को ही बिल्कुल, जो हमें रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाना था गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ, जो एक खालिस्तानी है, उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि आप UAPA का मिसयूज करते हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, इसीलिए हम नहीं होने देंगे। तो ये ह्यूमन राइट्स इशू है। तो इसीलिए बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो गलत चीज़ें हो रही हैं भारत में, उसको नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल है नहीं है, इसमें मैं नहीं जाऊंगी। I seriously would not even want to have a word over it. Okay, United Nations experts who have called upon New Delhi to ensure the safety of human rights activists। अब देखिए इन्होंने बोला है कि क्योंकि आप एक इलेक्टेड मेंबर अब हो गए हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, तो इंडिया के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शेप करें ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट को, प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें राइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ऑलराइट, इन्होंने ये कहा है। अगर हम और देखें यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ वेरी
वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव आई वुड से। क्यों? क्योंकि टूरिज्म पे आई बेट देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन टूरिज्म एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड फुल फ्लेजेड वन। ठीक है, तो इसीलिए टूरिज्म पे मैं बहुत एम्फोसाइज कर रही हूँ, जितने एडिटोरियल्स आते हैं वो डिस्कस करते हैं, जितनी स्कीम्स आती हैं वो डिस्कस करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ड्रेस कोड ट्रेनिंग सजेस्टेड फॉर टूरिस्ट पुलिस। देखिए, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, BPRD, उन्होंने सजेस्ट किया है एक सेपरेट यूनिफॉर्म को और एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम को। किसके लिए? जो बेसिकली आप टूरिस्ट पुलिस होगी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स जब यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं यहाँ सेफ्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं किस तरह से जो आप कह सकते हैं ईव टीजिंग, या फिर गली में बैठ के जो सीटी मारते हैं कई लड़के, किस तरह इस तरह के केसेस हैं। डू नॉट बी शॉक्ड। बहुत सारे गोरी में इस तरह के केसेस, और सीटी बजाना देख के आप तो हॉट लग रहे हो, ये इस तरह की बातें बोली जाती हैं। ठीक है, इसीलिए पुलिसिंग की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है। सेफ टूरिज्म इज द प्री रिक्विसाइट ऑफ एक्चुअली इंड्यूसिंग टूरिज्म इनटू योर कंट्री। कैसे डेवलप करोगे अदरवाइज आप? ठीक है, तो ये चीज़। साथ में इन्होंने जेंडर रेशो को फिक्स करने का प्रपोज किया है, 50:50, यानी कि आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगी पुलिसिंग में। ठीक है, टूरिस्ट पुलिस की बात हो रही है, विच विल बी डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग फॉरेन टूरिस्ट और फॉरेन विजिटर्स इन इंडिया। रिपोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि टूरिस्ट पुलिस स्टेशन को फंक्शन करना है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर ही बेसिकली ये फंक्शन करेगी टूरिस्ट पुलिस भी। Center to promote destinations in 15 states as part of स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन 2 की बात हो रही है। स्वदेश दर्शन 1 तो आप जानते हैं थीमेटिक बेस्ड सर्किट्स होते थे। सर्किट्स इन द सेंस, अगर अयोध्या सर्किट है या फिर अम्बेडकर सर्किट अगर हम कहें तो, इस तरह के, यानी कि थीम है एक। ठीक है, उस पर अब अगर हम बात करें कि ये स्वदेश दर्शन 2 पे क्या होगा, कौन कौन सी तरह के स्टेट्स में कौन कौन सी साइट्स को इंक्लूड किया गया है, कुछ एग्जांपल्स प्रयागराज, चित्रकूट, ग्वालियर, ये है 15 स्टेट्स में जो साइट्स इंक्लूड गई हैं, उनमें से कुछ 2-4। ठीक है, across the country to be promoted as a part of India's new domestic tourism policy which moves away from थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट जो स्वदेश दर्शन 1 में थे। फाइनली अब ये फोकस कर रहे हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टूरिज्म में। ठीक है, तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। It will be kicked off in January 2023। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, कुछ थोड़े से फैक्ट्स हम जान लेते हैं। क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम? है इज 100% सेंट्रली फंडेड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसकी पिच है किस चीज़ के लिए? वोकल फॉर लोकल, इसका मंत्रा है। ठीक है, Alright, Swadesh Darshan scheme was launched by the center in 2014-15 for the integrated development of theme-based tourism। उस समय जब लाया गया था तो थीम बेस्ड सर्किट के लिए लाया गया था। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या करती है? फिनेंशियल असिस्टेंस देती है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन को या सेंट्रल एजेंसीज को फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ऑलराइट, ये चीज़ है। लीव यूक्रेन एट द अर्लीस्ट सेज इंडियन एम्बेसी। जो इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में है उन्होंने फ्रेश एडवाइजरी निकाली है, ट्रेवल एडवाइजरी, जहाँ पे बोला गया है कि प्लीज़ आप बिल्कुल रिफ्रेन करिए, बिल्कुल कोशिश करिए कि ना आए यूक्रेन में। घूमने फिरने की जगह अभी कुछ नहीं बची। हॉस्टिलिटीज़ देखिए किस तरह से मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं। अभी 75 रिसेंटली मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं रशिया ने यूक्रेनियन सिटीज़ पे, इनफैक्ट कीव वगैरह इंक्लूडेड। तो इसीलिए बोला गया है, और जितने लोग यहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई और है जो यहाँ पे है अभी यूक्रेन में, जितना जल्दी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम यू मस्ट लीव दिस कंट्री। अब देखिए एक और एथिकल इशू, एक्यूज्ड इन 5 रेप केसेस गेट बेल इन यूपी ऑन कंडीशन ऑफ मैरिंग विक्टिम्स। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, वेरी विविडली रिमेंबर, ऐसे केसेस बहुत बार होते हैं जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या फिर हाई कोर्ट्स भी कभी कभी क्या करते हैं कि अगर किसी बच्ची के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत या किसी एक विमेन के खिलाफ किसी विमेन ने अगर रेप केस दर्ज किया है किसी भी एक इंसान के खिलाफ, तो सुलह करवाने के लिए कोर्ट क्या करते हैं, वो कहते हैं आप शादी कर लो फिर हम आपको बेल दे देंगे, which according to many senior judges of Supreme Court is nonsense completely, because you should actually rape एक क्राइम है, क्राइम की सजा दो। शादी करवा देना, ये कर देना, ये एक सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऐसे आप सबकी शादियां करवाते रहोगे किसी के ऊपर बेल देने के लिए, किसी भी रेप का केस है तो पहले उसको सजा तो दो, आप शादी कर लो, ये एक रीजन है। मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दैट। ये DY चंद्रचूड़ का स्टैंड है और ये एक एथिकल डिलेमा बिल्कुल आपके लिए बन सकता है कि क्या इज इट करेक्ट, इज इट एथिकली फाइन, और इज इट समथिंग विच शुडंट रियली बी डन। ऐसे ही लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने रिसेंटली बेल दी है 3 रेप अक्यूज्ड को पिछले महीने में ऑन द कंडीशन के
वो मैरी कर लेंगे विक्टिम्स को। बहुत सारे और केसेस में, जैसे 2 और केसेस हैं जहाँ पे बेल वॉज ग्रांटेड व्हेन द काउंसिल ऑफ द अक्यूज टोल्ड द कोर्ट, जब जो अक्यूज के एडवोकेट हैं उन्होंने बोला कोर्ट को कि देखिए जो मेरा क्लाइंट है वो मैरी कर लेगा, वो शादी कर लेगा विक्टिम्स को, जैसे ही आप बेल दे देंगे तो आप बेल दे दो, और बेल मिल भी गई। ऑलराइट, सो आई विल लीव इट अप टू यू कि आप इस पे क्या स्टैंड रखते हैं। ऑलराइट, अब देखिए फाइनली तमिलनाडु लॉन्चेस अ मिशन टू सेव क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ है काफ़ी, क्योंकि वल्चर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए थे 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में तो। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, 96% डिक्लाइन देखा है हमने इंडिया की वल्चर पॉपुलेशन में बिटवीन 1993 टू 2003। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया है, 2 एक्शन प्लान्स लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज एट द नेशनल लेवल। पहला आया था एक्शन प्लान 2006 में, दूसरा आया है एक ऑनगोइंग प्लान जो चल रहा है 2020-25 में, 2020 से 25 के लिए। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्शन पॉइंट्स इन दिस नेशन वाइड प्लान इज द फॉर्मेशन ऑफ, अब देखिए एक पॉइंट जो है, एक स्टेप जो है इस एक्शन प्लान में वो ये है कि स्टेट लेवल कमिटीज बननी बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि स्टेट अपने माध्यम पे अपने पैटर्न्स डेवलप करके सेव कर सके क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉपुलेशन को वल्चर्स की। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्टिंग ऑन इट द तमिलनाडु गवर्नमेंट, इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेवल कमिटी बनाई इसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन प्लान के पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली सेट किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पे 4 स्पीशीज वल्चर्स की पाई जाती हैं, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर। ठीक है, तो सारी ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो पहली 3 हमने अभी डिस्कस की वो तो काफ़ी लैंडस्केप्स में, 2-3 लैंडस्केप्स में, जैसे नीलगिरीज एरियाज में सत्यमंगलम जो सेंचुरी भी है वहाँ पे पाई जाती है, लेकिन जो लास्ट वाली है जो इजिप्शियन वल्चर है, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज ब्रीड्स ओनली एट वन साइड धर्मापुरी पे, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू कंजर्व देम। ओके, वरना तो एक जगह से भी अगर वो गायब तो हर जगह से गायब, क्योंकि और कहीं है ही नहीं ना तमिलनाडु में। वल्चर्स प्ले अ की रोल इन नेचर्स स्केवेंजर्स, ये भी आपको पता है कि लास्ट लेवल स्केवेंजर है, स्केवेंजर नहीं होंगे तो आपकी इन्वायरमेंट कैसे क्लीन रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, इसीलिए इनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी लाइफ जो फूड वेब है, पूरी साइकिल है जो, उसको भी तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं अदरवाइज। ऑलराइट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इरानियन वुमेन ग्रीटेड एज हीरो आफ्टर कंपीटिंग इन साउथ कोरिया विदाउट अ हिजाब। तो फाइनली क्या हुआ है कि इरानियन क्लाइंबर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक कॉम्पिटिशन में साउथ कोरिया में, तो उन्होंने हिजाब के बिना पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो लोगों ने जब ये वापस आई, तेहरान में पोर्ट पे आई, एयरपोर्ट पे, तो इनको काफ़ी ग्रीट किया, हीरो वाला वेलकम मिला इनको कि फाइनली जो सपोर्टर्स हैं, बेसिकली जो महसा अमीनी के बाद इतनी प्रोटेस्ट चल रही हैं कि फाइनली आपने इतना करेज दिखाया एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन देखिए ऐसा है कि सरकार ने, जो ईरान की गवर्नमेंट है, आयतुल्ला और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको शायद धमका दिया है, जिस वजह से इन्होंने बल्कि हीरो जैसे प्रिटेंड करने की बजाय बल्कि माफ़ी मांगी कि आई एम रियली सॉरी। इन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि एक्चुअली मुझे तो नहीं पता चला था, मैं इतना ज़्यादा बिजी थी अपने स्केड्यूल में और अपने गेम में कि मुझे पता नहीं चला, मेरा हिजाब स्लिप ऑफ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने जानबूझ के हिजाब नहीं पहना एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए, लेकिन लोगों का, बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह का भी यही कहना है कि ये सरकार के प्रेशर में आके इन्होंने बोला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल वाउज नॉट टू सप्लाई वेपन्स टू यूक्रेन। अब देखिए इसराइल ने बोला है, देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, इसराइल ने बोला है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे यूक्रेन को, जितना पॉसिबल है हम उतना कंट्रीब्यूट करेंगे, पर बट वेपन्स सप्लाईज वर ऑफ द टेबल। वेपन्स नहीं, हम वेपन्स नहीं बेच सकते, इजरायली वेपन्स आपको पता है, जैसे हमने हिरॉन अभी जस्ट देखा, बहुत सारे और इस तरह से इन्होंने काफ़ी डेवलप कर लिया है वेपनाइजेशन में, और बहुत सारे इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स में जो बहुत लोग इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि हम वेपन्स नहीं बेच सकते यूक्रेन को ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशनल कंसिडरेशंस विच इज़ टोटली बकवास। क्योंकि इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले रशिया ने वॉर्न किया था इसराइल को, अगर वो कीव की फोर्सेस को बॉस्टर करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, एड करेंगे, डेफिनेटली इसराइल और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे इस वजह से। ओके, तो यही इसी के चलते हुए इन्होंने कहा है, जिसको फाइनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, जो जेलेंस्की है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा ये तो डरपोक देश है इसराइल। तो देखिए जेलेंस्की खुद एक ज्यू है, ठीक है, तो आपको पता है इसराइल क्या है, ज्यूइश मेजॉरिटी रीजन है।
तो फिर भी उन्होंने कहा कि आपने मेरे खिलाफ ये चीज़ की है। और ये चीज़ बहुत बारी देखिए, सिर्फ पहली बार नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने क्रिटिसाइज़ किया है इसराइल के इस मूव को। वो बहुत बार इसराइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक एक भी बार बढ़ चढ़ के रशिया के इस एग्रेशन को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है इसराइल ने। पुतिन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ इन एनेक्स्ड रीजन्स ऑफ यूक्रेन। जो रीजन्स एनेक्स कर लिए हैं, इन्वेड कर लिए हैं, ऑक्यूपाई कर लिए हैं, जो टेरिटरीज रशिया ने यूक्रेन की, जो 15% टेरिटरीज हैं, 15% जो एरिया है लैंड एरिया, उस पर बेसिकली मार्शल लॉ जैसे इमरजेंसी क्लॉजेस ला दिए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं। लोगों की रिस्ट्रिक्शन रोकी जाएगी, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते एंड ऑल ऑफ दैट। अभी फाइनली डिटेल नहीं आई है, जब आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। चाइनाज टोटल ट्रेड सरप्लस विद इंडिया सरपासेस $1 ट्रिलियन। देखिए क्या हुआ है कि जो फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है चाइना, देखिए ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस तब होता है जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है कंपैरेटिवली, तो आप ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फिर सामने वाली कंट्री आप पे ज़्यादा निर्भर है, आप इतने निर्भर नहीं हो, ओके। तो अब देखिए बायलेटरल कॉमर्स जब हमारे बीच में जब बूम करना शुरू हुआ था चाइना इंडिया के बीच में, अर्ली 2000s की बात कर रहे हैं, तब से लेके अभी तक चाइना ने हमसे कितना कमाया है? एक्सीडिंग $1 ट्रिलियन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अगर हम टू वे ट्रेड की बात करें 2021 में, इट क्रॉस $100 बिलियन। देखिए ये तब है, ये पैंडेमिक के टाइम पे भी हमारे बीच में ट्रेड बढ़ा था, और ये तब है जब हमारा लद्दाख पे इतना बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। उसके बावजूद दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। यू कैन नॉट एक्चुअली लीव एनी कंट्री, क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से आप हर कंट्री पे डिपेंडेंट है। ट्रेड टाइज began to boom since the early 2000s, driven largely by India's imports of Chinese machinery। ऑल राइट, हम मोस्टली यही सब कुछ इम्पोर्ट करते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बाकी सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंडिया शायद एग्जामिन करेंगे, हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है, जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है, उन्होंने कहा है कि हम ठीक है, हम कंसिडर करेंगे रशिया के ऑयल प्राइस कैप जो है, जो G7 जो ग्रुप ऑफ 7 रिचेस्ट इकोनॉमीज है, उन्होंने प्रपोज किया है जो प्राइस कैप प्लान, मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। उन्होंने कहा है, अब हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है ठीक है हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो जापान है, जापान को एग्जाम्पशन मिली हुई है, किस लिए? क्योंकि एक सखालिन 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रशिया का फार ईस्ट रीजन है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑयल और गैस फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है, और उस पर्टिकुलर कंपनी में जो इसको करेगी, सप्लाई करेगी जापान को, वहाँ से जो क्रूड ऑयल और गैस है, उस पर्टिकुलर कंपनी में शेयर होल्डर्स 2 जापानीज कंपनी हैं और 2 रशिया की कंपनीज हैं। तो एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। अगर वहाँ से बेसिकली जापान कुछ भी इंपोर्ट करेगा क्रूड ऑयल वगैरह, तो उन पे सैंक्शन नहीं लगेगी, ठीक है। तो उनको G7 कैप जो है उसको नहीं वो करना, एक्रू करना। इंडिया फास्ट इमर्जिंग एज Web3 इकोसिस्टम। Web3 का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। यूनिकॉर्न आपको पहले बता दो, यूनिकॉर्न आपको क्या पता है कि जो भी कंपनी की वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। तो अब हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। इंडिया हैज़ अ रैपिडली ग्रोइंग Web3 इकोसिस्टम। जो स्टार्टअप्स बेसिकली इंटरनेट के एरियाज में काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं, विद मोर देन 450 एक्टिव स्टार्टअप्स। आप देख सकते हैं Web3 सिस्टम इकोसिस्टम में, ऑल राइट, विच क्यूमुलेटिवली रेज $1.3 बिलियन इन फंडिंग टिल अप्रैल, ठीक है। देखिए ग्लोबल रिस्पॉन्स जो Web3 को लेके है, वो तो अभी स्टिल इट इज शेपिंग अप, अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी, वो तो हम तो कब का फायदा उठा भी चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा यूथ यहाँ का इतना टैलेंटेड है, इतना स्किलफुल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, exponential adoption of emerging technologies across sectors position the country to become one of the highest growth markets for Web3 globally। Web3 which is actually हम देख चुके हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ में मेटावर्स और इस तरह की टेक्नोलॉजीज हम बहुत ज़्यादा जल्दी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ओके। 450 प्लस ये जो कम्युनिटी है स्टार्टअप्स की, उसमें से 4 तो यूनिकॉर्न्स हैं, $1 बिलियन से ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलत है, क्योंकि मोस्टली जो Web3 स्टार्टअप्स हैं उसके 80% स्टार्टअप्स Tier 1 सिटीज़ में हैं, जो अर्बन एरियाज, जो काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो Tier 2 और Tier 3 जो इकोसिस्टम है वो ग्रो तो कर रहा है रैपिडली, जैसे जयपुर, वडोदरा, पर अभी भी दे आर लैकिंग बिहाइंड, ओके। थैंक यू सो मच।